नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। शुरू करेंगे हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी कल की यूएस मार्केट की रिएक्शन जब मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग का जो डाउनग्रेड है वो लाया। सो ओवर द वीकेंड ये न्यूज़ आई थी। कल अपने गौरव सर की न्यूज़ में इस खबर को समझा ही होगा कि कैसे मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दिया है यूएस गवर्नमेंट का। एंड उसी की रिएक्शन का इंतजार मार्केट को था कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस न्यूज़ को। तो कल जब मार्केट्स ओपन हुए, यूएस मार्केट्स ओपन हुए, तब एक शेकी नोट पर ही ओपन हुए। मोर और लेस फ्लैट थे, बट एक नेगेटिव सेंटीमेंट थी कि जो डाउनग्रेड किया है मूडीज ने, उस चीज को मार्केट वाज ट्राइंग टू प्राइस इन। तो इसकी वजह से मार्केट शार्पली गिरा था जब मार्केट्स ओपन हुए, देन स्लोली वो रिकवरी के फेस पर गया। बट मेनली ये जो भी सेंटीमेंट था वो था बिकॉज मूडीज के इन्वेस्टर सर्विस ने डाउनग्रेड किया है कंट्री का, यूएस के कंट्री का क्रेडिट रेटिंग। एंड रीजन उन्होंने बताया है कि फिस्कल रिस्क्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो यूएस गवर्नमेंट की जो डेट है, इसके बारे में बात तो हमेशा होती ही है कि कैसे वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पर पहुंची है। बट ये सारी चीजों की बात बहुत साल से हो रही है। पहली बार, बहुत समय में पहली बार किसी रेटिंग एजेंसी ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया, एंड इस वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा करेक्शन दिखा है। तो इस मूव की वजह से ट्रेजरी यील्ड्स, अब इसकी बात तो हम आगे करने ही वाले, मेरा आज का जो बिलीव इट और नॉट है वो भी इससे रिलेटेड ही है। बट वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हो कि कल स्पेशली ये चीज बहुत देखने को मिली, जहां पर बहुत सारे देशों के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लगे। दैट शोस कि बहुत सारे देशों में जो इन्वेस्टर्स है, या तो उस देश के या फिर बाकी ग्लोबली इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स सेल कर रहे हैं, जिस वजह से यील्ड्स आर गोइंग अप। तो मूडीज ने कट किया यूएस का जो लॉन्ग टर्म इश्यूअर रेटिंग है बाय वन नॉच टू AA1, जिससे वो इन लाइन आया है विथ S&P एंड फिच। ये डाउनग्रेड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का बलूनिंग डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो है, बलूनिंग, बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट। एंड जो कॉस्ट होगी ऑफ रीफाइनेंसिंग द डेट, यानी डेट को वापस रिफाइनेंस करने के लिए, रिन्यू करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी, तो उसके कंसर्न्स अब बढ़ गए हैं। एंड इससे एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स में ये चीज एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। ये अनाउंसमेंट के बाद बॉन्ड्स में सेल ऑफ दिखा, जिससे यील्ड्स अब पुश होने लगे। 30 ईयर का जो यील्ड है दैट हैज ब्रीच्ड 5% यील्ड्स, राइट, 5% से ज्यादा अब यील्ड्स हो गए हैं फॉर अ 30 ईयर यूएस बॉन्ड। जबकि 10 ईयर का जो जीसेक यील्ड है, बाहुबली जिसे हम कहते हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, वो अब 4.5% से ऊपर पहुंच गया है। तो दोनों ही बेंचमार्क्स जो इन्वेस्टर्स क्लोजली ट्रैक करते हैं फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स, मॉर्टगेजेस, ऑटो लोन्स, ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती है कि शायद यहाँ के लोन रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे यूएस इकोनॉमी में। तो ये जो डाउनबीट सेशन आया है, ये आया है आफ्टर अ वेरी गुड वीक फॉर इक्विटीज। पिछला पिछला हफ्ता अगर हम देखें तो नैस्डैक वाज अप बाय ओवर 7%। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिख रही थी कि यूएस और चाइना अब शायद एक पॉज पर पहुंच रहे हैं, मे बी एक डील पर पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आई थी। तो वो कहीं ना कहीं अब एक बमर हो गया है मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए, बिकॉज ऑफ दिस डाउनग्रेड बाय मूडीज। आज इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है, पर स्टॉक वाइज न्यूज में काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हम आज कवर कर सकते हैं। सबसे पहली न्यूज है अबाउट गवर्नमेंट, जिन्होंने रिजेक्ट किया है वोडाफोन आइडिया का एजीआर ड्यूज के रिलीफ का जो प्ली उन्होंने डाला था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके हियरिंग में गवर्नमेंट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। वोडाफोन आइडिया के साथ साथ ही भारतीय एयरटेल ने भी इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली है वो डाला था, लेकिन दोनों ही प्लीज को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि एजीआर ड्यूज में जो भी डिसीजन हुआ है दैट इज बाइंडिंग एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगर इस पिटिशन की बात की जाए तो कुछ दिन पहले वोडाफोन आइडिया ने यह पिटिशन डाला था कि रिसेंटली ही उनका जो डेट था वो कन्वर्ट किया गवर्नमेंट ने इनटू इक्विटी, जिससे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी है वोडाफोन आइडिया में। अब वो कुछ और रिलीफ चाहते थे इन द फॉर्म ऑफ जो इंटरेस्ट उनको देना है एजीआर ड्यूज पर, तो उसकी रिलीफ वो चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसको खारिज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 36 ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी कन्वर्ट करा दी टू इक्विटी, बट और रिलीफ देने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। ये एक मेजर प्रॉब्लम अब होगा वोडाफोन आइडिया के लिए, जो काफी समय से जूझ रहा है कि कैसे वो कंपनी को रनिंग रख सकते हैं। इतना बड़ा डेट का प्रेशर कंपनी पर है, डेट इक्विटी रेशियो इज ऑफ द चार्ट्स। इनफैक्ट कंपनी का नेटवर्थ नेगेटिव है, डेट आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 लाख करोड़ राइट नाउ वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ऐसे में
ये रिलीफ अगर मिलती तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती, लेकिन ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की रिलीफ उन्होंने सीख की थी फ्रॉम द एजीआर ड्यूज। बट इट इज क्लियर कि गवर्नमेंट चाहे सबसे बड़ा शेयर होल्डर क्यों ना हो वोडाफोन आइडिया में, वो वोडाफोन आइडिया को इस चीज में रिलीफ देने से मना कर रहे हैं। तो ये एक लेटेस्ट चैप्टर हो गया है जो लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट चल रहा है एजीआर ड्यूज का। अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया होगा तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक शेयर मांगा है टेलीकॉम कंपनी से फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जहां पर टेलीकॉम रेवेन्यू के अलावा जो भी रेवेन्यू कंपनी को मिलता है उसमें भी गवर्नमेंट को शेयर चाहिए। ऐसा इस एजीआर ड्यूज का बेसिकली एक फंडामेंटल जो रूलिंग है वो ऐसा था। एंड 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक 10 ईयर टाइमलाइन दी जाएगी सारे टेलीकॉम कंपनीज को कि जो एजीआर ड्यूज है इनको ये ओवर दी 10 ईयर्स जो है वो पे कर सकते हैं, सारे पैसे अभी तुरंत देने की जरूरत नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हालांकि अर्ज किया था कोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए रिपेमेंट विंडो को 20 ईयर्स के लिए, लेकिन कोर्ट ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी भी एजीआर ड्यू से रिलेटेड चीजें अभी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स उससे जूझ रहे हैं, ये दिख रहा है। आगे बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स के बारे में। ओवरऑल रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे कंपनी के लिए। 18.4% का इंक्रीज कंपनी ने पोस्ट किया है नेट प्रॉफिट में, एंड ओवर 2000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का इस मार्च के क्वार्टर में हो गया। हालांकि फोर्थ क्वार्टर हमेशा अच्छा होता ही है डिफेंस कंपनीज के लिए, यहाँ पर अच्छी ऑर्डर बुक आती है, अच्छे रेवेन्यूज बुक होते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय अराउंड 6.8%। तो अब कंपनी का पी मल्टीपल इन वैल्यूएशंस पर अराउंड 48 टाइम्स है ऑफ द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो FY 26 में होंगे। ओवरऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डिविडेंड भी रिकमेंड किया ऑफ 0.9 रुपीज पर शेयर। एबिटा मार्जिन्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं, दैट विल बी द बिगेस्ट टेक अवे इस रिजल्ट से, क्योंकि Q4 ऑफ FY 24 में एबिटा मार्जिन्स 26.7% थे। अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें सिक्वेंशियली, जो इससे पहले का क्वार्टर था थर्ड क्वार्टर FY 25 में, तो तब मार्जिन 28.7 थे, और अब Q4 FY 25 में ये 30.6% के आ गए हैं। एंड मेनली ये जो EBITDA मार्जिन में जो इंक्रीज दिखा है, इसी वजह से कंपनी का बॉटम लाइन काफी हेल्दी रेट से इंक्रीज हुआ है ऑफ 18.4%। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया जो बर्गर किंग फ्रेंचाइज ऑपरेट करता है इंडिया में, उन्होंने भी कल अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन क्वाइट डिसेंट फॉर द कंपनी। लॉस जो है कंपनी का Q4 में वो नैरो हो गया है, यानी कम हो गया है टू 60 करोड़। रेवेन्यू इज अप बाय 6%। मेनली जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है वो स्टोर एक्सपांशन की वजह से दिखी है। तो FY 25 के एंड तक कंपनी का पहले टारगेट था 510 स्टोर्स करने का, जो उन्होंने Q3 में ही अचीव कर दिया। वहां से उन्होंने और 3 स्टोर्स ऐड किए। तो ओवरऑल अब करंटली बर्गर किंग इंडिया के रेस्टोरेंट का काउंट 513 हो गया है एट द एंड ऑफ फोर्थ क्वार्टर। जिसका मतलब है कि 58 एडिशनल आउटलेट्स कंपनी ने ओपन किए इन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर FY 25। अब कंपनी का जो टारगेट है, जो आउटलुक है, दैट इज टू रीच अ काउंट ऑफ अराउंड 800 स्टोर्स बाय FY 29, यानी अगले 4 सालों में उनको ये काउंट 513 से 800 तक ले जाना है। बाकी सारे QSR कंपनीज से अगर हम कंपेयर करें तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के वैल्यूएशन थोड़े से सबड्यूड है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स ही सबड्यूड है। उसके काफी सारे रीजंस हैं। मेनली उनका इंडोनेशिया में भी बिजनेस है जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से काफी इंपैक्ट हुआ है, तो इस वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी हैम्पर हुए हैं। बट स्लोली इट्स इन अ रिकवरिंग फेस। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो थोड़े बहुत ठीक ठाक अब नजर आ रहे हैं। ओवरऑल 5.1% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो QSR कंपनीज और ऐसे बिजनेस मॉडल की कंपनीज को ट्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। तो ओवरऑल 113 BK कैफेज भी कंपनी ने चालू कर दिया अक्रॉस न्यू लोकेशंस। एंड अभी भी टोटल जो कैफे काउंट है दैट इज 464। एंड उनका फोकस अभी भी इसी पर है कि वो वैल्यू ऑफरिंग्स ज्यादा दें। आगे देखना होगा कि कैसे ये जो जियोपॉलिटिकल इशू है ऑफ इंडोनेशिया, ये कंपनी कैसे नेगेट करती है। कंपनी ने जरूर कहा है कि उनकी सिचुएशन अब बेटर होने लगी है वहां पर, और वो नंबर्स में थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। थोड़े बहुत स्टोर डिलीशंस ही वहां पर हुए, तो इससे एक काइंड ऑफ इंडिकेशन आता है कि कंपनी इंडिया बिजनेस पर अब ज्यादा फोकस करना चाहती है। बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ इंडोनेशिया। उन्होंने ऐसा इंडिकेशन भी अब तक नहीं दिया है कि वो इंडोनेशिया बिजनेस बंद करना चाहते, बट स्लोली थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर द कंपनी इन इंडोनेशिया एज वेल। PI इंडस्ट्रीज ने भी अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। अब कंटिन्यूस 2-3 क्वार्टर्स से कंपनी हैज बीन डिसअपॉइंटिंग ऑन देयर रिजल्ट्स फ्रंट। Q4 के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 11%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम कंपेयर करें तो वहां भी आंकड़ा डाउन ही है बाय 11%। रेवेन्यू इज अप बाय 3%। EBITDA जो है वो 3% से ऊपर गया है। मार्जिन हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सबड्यूड दिख रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर में थोड़ा
हल्का सा 10 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज है। तो टोटल एबिटा मार्जिन 25.5% रहे, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में 25.4% रहे थे। तो ओवरऑल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री हैज बीन सबड्यूड फॉर FY 25, एंड पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स में भी दिख रहा है कि पिछले अब 2-3 क्वार्टर्स से द नंबर्स हैव नॉट बीन गुड ओवरऑल। जो जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वहां पर साइकिल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड एग्रोकेमिकल साइकिल्स फॉर द कंपनी आर नॉट रियली गोइंग दैट वेल राइट नाउ। प्रोटीन ई गोव करके जो कंपनी है, जो डिजिटाइजेशन टाइप सर्विसेज देती है, जैसे कि पैन कार्ड में गवर्नमेंट की हेल्प करना, इनका शेयर कल लोअर सर्किट हिट कर गया। एंड इसका रीजन था कि कंपनी ने एक फाइलिंग किया BSE पर, जहां पर उन्होंने बताया कि ये जो कंपनी है प्रोटीन ईगोव टेक्नोलॉजीज, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू डिजाइन एंड डेवलप पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो इसमें ऐसा माना जा रहा था कि कंपनी फ्रंट रनर है, कि उनको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, एंड कंपनी का बहुत मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू पैन के प्रोसेसिंग से आता है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस में ये चीज प्राइस्ड इन थी कि डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट तो कंपनी को ही मिलने वाला है। लेकिन जो बिड प्रपोजल था, इसमें कंपनी हैज नॉट बीन चोजन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, जहां पर टेक्नोलॉजी रिवैम्प, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पैन सिस्टम्स करना है, एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कैरी आउट करने वाला था। तो उसके अगले स्टेज पे कंपनी हैज नॉट बीन चोजन एज अ बिड विनर। तो मैनेजमेंट ने कहा है हालांकि कि इसका इम्पैक्ट लिमिटेड है करंट सर्विसेज पर, एंड एक लिमिटेड या मिनिमल इम्पैक्ट ही होगा उनके ऑनगोइंग पैन प्रोसेसिंग पर। बट आई थिंक मोर और लेस मार्केट ने इसका जवाब दे दिया है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20% से स्टॉक वॉज डाउन येस्टरडे। प्रोटीन जो है वो लीडिंग कंटेंडर माना जा रहा था बाय डिस्टेंस फॉर पैन 2.0 एज पर सम ऑफ द एनालिस्ट्स, एंड इससे वो लूजिंग आउट, इट बेसिकली क्रिएट्स अनसर्टेनिटी कि उनका जो पैन का बिजनेस है उसका मीडियम टर्म में जो आउटलुक है उस पर एक मेजर अनसर्टेनिटी आ रही है, क्योंकि पैन सर्विसेज इस कंपनी का 61% रेवेन्यू लाता है इन, अगर हम H1 FY 25 की बात करें, एंड 64% का मार्केट शेयर भी है उनके पास इन पैन इशुएंसेस। तो मोर और लेस इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि इक्विटीज में किस तरह की रिस्क होती है, स्पेशली आप जब ऐसी कंपनीज को देखते हो जहां पर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के मिलने या ना मिलने पर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड होती है। हमने 3-4 साल पहले आई थिंक IRCTC के केस में भी ये सारी चीजें देखी थी, एंड इट जस्ट गोज ऑन टू शो। अब IRCTC तो कंप्लीटली एक गवर्नमेंट कंपनी थी, स्टिल वहां पर जो रिस्क होते हैं वो हमें तब दिखे थे। बट ऐसी कंपनीज पर जब हम एनालाइज करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ऐसे जो चीजें होती है उससे उसके रिस्क्स कितने ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट की अगर एक सर्कुलर आती है तो उससे क्या चीजें चेंज हो सकती है कंपनी के लिए, ये हमेशा समझना बहुत जरूरी है। ग्रेफाइट इंडिया और HEG के शेयर्स कल सर्ज हुए थे बाय मोर देन 13%, क्योंकि जापानीज कंपनीज ने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्लांट क्लोज करने का डिसीजन लिया है इन चाइना एंड मलेशिया। तो किसी कॉम्पिटिटर कंट्री से जो मेजर सप्लाई लाता था वो अगर प्लांट क्लोज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इंडियन कंपनीज के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, एंड इसी को रिएक्ट करता हुआ मार्केट कल दिखा। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज लाइक HEG एंड ग्राफाइट इंडिया, इनके शेयर्स कल ऑलमोस्ट 13% से भी ज़्यादा सर्च किए, जब जापान की एक कंपनी रेजोनैक होल्डिंग्स ने ये बताया कि वो चाइना और मलेशिया में मार्जिन प्रेशर की वजह से अपना प्रोडक्शन बंद करने वाले हैं। अब रेजोनैक जो है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, जो मेनली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में यूज होते हैं, जिससे बेसिकली जो स्क्रैप आयन है उसका मेल्टिंग होता है, राइट। तो रेजोनैक जो है वो अपनी सब्सिडरीज इन चाइना एंड मलेशिया वो लिक्विडेट करने वाला है, जिससे उनकी सिर्फ 4 साइट्स बचेंगी अब, विच इज जापान, US, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये जो शटडाउन है इन चाइना एंड मलेशिया, ये रेजोनैक की 1/3 कैपेसिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी ने जब ये डिसीजन लिया कि 1/3 कैपेसिटी वो बंद कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मार्जिन प्रेशर वहां पर कितना ज्यादा था। तो HEG जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्राफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट्स है इन द वर्ल्ड, वो एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू मोर देन 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर एक मेजर प्रोड्यूसर लाइक रेजोनैक अगर अपना प्रोडक्शन बंद कर रहा है, तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारी डिमांड अब HEG जैसी कंपनी के पास आएगी, एंड इसी वजह से इनके स्टॉक्स कल ऊपर रहे। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब चलते हैं हम बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो जापान में अब क्या हो रहा है? जापान में 40-year बॉन्ड यील्ड जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है इन द लास्ट 20 ईयर्स। इनफैक्ट जापान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा है कि उनकी कंट्री की सिचुएशन इज वर्स देन ग्रीस
अगर आपको पता ना हो तो 2008 में ग्रीस वाज गोइंग थ्रू अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर कंट्री की जो डेट है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी एंड इकोनॉमी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। उससे भी वर्स्ट सिचुएशन उनकी खुद की कंट्री की है, ऐसा जापान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि जैसा कि मैंने ग्लोबल इकोनॉमी को कवर करते हुए भी कहा था कि बॉन्ड यील्ड्स कल बहुत बढ़ते हुए दिखे। तो 40 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है जापान में, दैट हैज रीच्ड 3.46%, विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 2 डेकेड्स। ये सिग्नल करता है कि एक ब्रेक डाउन हो गया है कॉन्फिडेंस में ऑफ जापान लॉन्ग टर्म सॉवरेन डेट। तो जब भी लॉन्ग टर्म डेट के यील्ड्स इतने बढ़ने लगते हैं तो दैट जस्ट सिग्नल्स की मे बी जो इन्वेस्टर्स है ना, उनको जो कंट्री के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ के आउटलुक या फिर ओवरऑल कंट्री के ही ग्रोथ के आउटलुक्स बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे। इट इज अ सिग्नल ऑफ ड्विंडलिंग कॉन्फिडेंस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये एक मेजर अलार्मिंग चीज है कि यील्ड्स जो है वो राइज हो रहे हैं जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कुछ कुछ चीजें जो होती है वो हेल्दी होती है, अगर यील्ड्स बढ़ते हैं जब जीडीपी भी बढ़ रहा है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से अगर यील्ड्स आपके इवेंचुअली बढ़ने लगे तो दैट्स ओके, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। बट जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए यानी जीडीपी गिरते हुए अगर यील्ड्स बढ़ते हैं देन दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट? ऐसा कहा जाता है कि व्हेन जापान स्नीजेस, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट जो है ना वो कैचेस कोल्ड। जनरली ये जो सेइंग है वो चाइना के लिए यूज की जाती है, लेकिन बॉन्ड मार्केट्स में जापान इज कंसिडर्ड अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेम। तो जो बैंक ऑफ जापान है, सेंट्रल बैंक जो है जापान की, इट इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो, एंड उनके पास बहुत साइजेबल चंक है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का भी। तो यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है वो उसका बहुत मेजर होल्डर बैंक ऑफ जापान है। तो अब क्या हो सकता है, यहां से एक थियरी है कि अगर ये यील्ड्स ऐसे ही बढ़ते रहें तो जापान विल बी फोर्स्ड टू अनवाइंड फॉरेन एसेट होल्डिंग्स। हो सकता है कि उनको अपने फॉरेन एसेट्स जो है वो बेचने पड़े, क्योंकि उनको करेंसी का डेप्रिसिएशन भी रोकना होगा, राइट? तो अपनी करेंसी को डिफेंड करने के लिए, अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को डिफेंड करने के लिए हो सकता है कि उनको अपने फॉरेन एसेट्स बेचने पड़े। इससे एक रिपल इफेक्ट मेजर आ सकता है कि जापानीज यील्ड्स और भी बढ़ने लगे, क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स बेचते हो, बॉन्ड प्राइसेस गो डाउन, बॉन्ड प्राइस अगर नीचे जाते हैं दैट मीन्स कि यील्ड्स बढ़ने लगेंगे। तो ऑलरेडी बढ़ते हुए यील्ड्स में दिस कैन ऐड इवन मोर प्रेशर टू द यील्ड्स, एंड हो सकता है कि इससे यील्ड्स और भी बढ़ने लगे। तो ये एक छोटा सा यील्ड स्पाइक नहीं है, इट कुड बी अ वार्निंग शॉट फ्रॉम द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस डेट। एंड ये जिस बैकड्रॉप में आया है, इस वजह से ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके फियर्स है जापानीज प्राइम मिनिस्टर की कि उनकी इकोनॉमी शायद वर्स इन ग्रीस है, इट इज नॉट अ एग्जैजरेशन। हो सकता है कि देयर कुड बी साइंस जो हमें शायद आने वाले दिनों में दिखे कि दिस कुड बी अ वेरी मेजर डेवलपिंग स्टोरी। इसी के साथ हमारी आज की न्यूज का ये वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।